हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हिंदी मंजूषा चैनल में स्वागत है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और एक नए वीडियो के साथ मैं घनश्याम आपके सामने आज फिर उपस्थित हूं। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है संज्ञा। क्या टॉपिक है? संज्ञा। आज हम संज्ञा के विषय में बात करेंगे और संज्ञा से संबंधित बहुत ही गहन और विशिष्ट अध्ययन आपको इसमें जानकारियां बताई जाएंगी जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आइए ध्यान से आप जुड़ जाइए। तो देखो दोस्तों, आज जो है हमारा जो टॉपिक है संज्ञा। सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा शब्द जो है इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, संज्ञा शब्द बना कैसे। ठीक है, सबसे पहले हमें इसको जानना है। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले से लिख रखा है संज्ञा शब्द जो है सम और ज्ञा, यानी ज्ञा शब्द है और इसमें सम उपसर्ग लगने से संज्ञा शब्द का निर्माण हुआ है। शब्द क्या है? ज्ञा, और उपसर्ग इसमें लग गया है सम, तो ये मिलकर दोनों बन गया है संज्ञा। सम का अर्थ होता है पूर्ण, किसी चीज को पूर्ण करना, और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक, तो इस तरह से दोनों शब्द मिलकर यानी सम और ज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ संज्ञा शब्द का, संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा पूर्ण ज्ञान। ठीक है, क्या होगा? पूर्ण ज्ञान, यानी संज्ञा कहने से किसी भी चीज का हमको पूर्ण ज्ञान हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया संज्ञा का शाब्दिक अर्थ जो कि हमें इसके व्युत्पत्ति से मिला हुआ है। ठीक, अब इसके बाद हम दूसरा देखेंगे संज्ञा का जो व्याकरणिक अर्थ है, जिससे हमको सबसे ज्यादा हम व्यवहार में जिसको प्रयोग में ले आते हैं, वो क्या होगा? संज्ञा का व्याकरणिक अर्थ जो होगा ये नाम होगा। क्या होगा? नाम। किसी भी वस्तु का कोई नाम हो तो वो क्या होता है? संज्ञा होता है। जैसे दुनिया में, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी का कोई न कोई नाम होता है, वो क्या होते हैं? वो सभी संज्ञा होते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? क्या संज्ञा का शाब्दिक अर्थ पूर्ण ज्ञान और संज्ञा का व्याकरणिक अर्थ हो गया नाम। अब हम आते हैं संज्ञा की परिभाषा पर कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो देखिए, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक, क्या? किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को। इस जगत में, संसार में जितनी भी चीजें हैं, किसी चीज का नाम, चाहे वो वस्तु हो, चाहे प्राणी हो, चाहे उसका कोई भाव हो, किसी भाव का नाम हो, वो सभी क्या है? संज्ञा में आता है। ठीक, अब देखिए, अब जैसे हम लिए हैं क्या? वस्तु की बात होगी तो वस्तुओं के नाम, हम कोई भी वस्तु रख सकते हैं। जैसे देखिए कलम है, क्या है? कलम है। फिर इसके बाद पुस्तक है, ये क्या है? एक वस्तु है। कलम है, पुस्तक है। फिर इसी तरह हमने प्राणियों का नाम दिया। प्राणियों में हम जीवित प्राणी का नाम कोई भी ले सकते हैं, जैसे पशु, पक्षियों का नाम है, पशु है। अब इसमें मनुष्य भी है, मनुष्य, ये सभी क्या है? प्राणी, जीवित प्राणी है। ठीक है, इसमें पेड़ पौधों का भी नाम आ जाता है। ठीक है, जो जीवित है वो भी है, पेड़ है, कोई भी नाम इसका कुछ न कुछ होगा, तो वो क्या होगा? संज्ञा होगा। फिर इसी तरह स्थानों के नाम, किसी भी स्थान का नाम, जैसे हमने लिख दिया लखनऊ, लिख दिया, क्या नाम हो गया? लखनऊ है, प्रयागराज है, ये स्थान का नाम है जो आपके परिभाषा में आया, वस्तु स्थान। फिर है भाव का नाम। भाव में जैसे क्या है? हर्ष है, प्रसन्नता भी एक भाव है, प्रसन्नता है, दुख है, दुख है, भय है। ठीक है, ये सभी क्या है? किसी भाव का नाम है जो हमें विभिन्न परिस्थितियों में इन भावों को प्रकट करते हैं, वो क्या है? संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको संज्ञा की परिभाषा। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब आप इसे आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसको आराम से, फिर आराम से आप लिखेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आराम से, फिर हम आगे संज्ञा के भेद पर बात करते हैं। ठीक,
ठीक है, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अब हम आते हैं संज्ञा के भेद। कौन कौन से संज्ञा के भेद हैं, और ये किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही आपको विस्तृत जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो देखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, देखिए संज्ञा के भेद जो है मुख्य रूप से जो हम जानते हैं दो आधार है, दो आधारों पर हम बात करते हैं, बाकी और भी आधार है लेकिन मुख्य रूप से जो है दो आधार पर हम बात करेंगे। क्या है? दो आधार। तो पहला आधार जो है संज्ञा के भेद प्रमुख रूप से दो आधार है, प्रमुख रूप से दो आधार हैं, इनके वर्गीकरण के दो आधार। ठीक है, पहला है जो व्युत्पत्ति के आधार पर। क्या है? व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पर। पहला जो आधार है वो क्या है? व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी कि संज्ञा शब्द की उत्पत्ति किस तरह से हुई है उसके आधार पर हम इसका वर्गीकरण करेंगे। तो इस आधार पर संज्ञा के तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? तीन। किस आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद हैं। संज्ञा के तीन भेद हैं। कौन कौन से हैं? देखिए पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, और तीसरा भेद है इसका योग रूढ़। ये उत्पत्ति के आधार पर है। ठीक है, अब हम इनको देखते हैं कि क्या ये है। पहला जो है रूढ़ शब्द भी इनको आप कह सकते हैं या रूढ़ संज्ञा भी कह सकते हैं, दोनों अर्थ आपको चलेगा, क्योंकि उसका कोई कोई शब्द होगा उसका कुछ न कुछ नाम होगा। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं, वे शब्द इनके बारे में हम पहले आपको बताते हैं, फिर आगे के बारे में बताएंगे। रूढ़ शब्द क्या है? वे शब्द जिनका खंड न किया जा सके, जिनका खंड न किया जा सके। अर्थात क्या होगा? अर्थात खंड करने पर कोई अर्थ न निकले, खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले, कोई अर्थ ना निकले। तो वह शब्द क्या होगा? वह शब्द क्या होगा? वह शब्द क्या होगा? रूढ़ शब्द होगा, रूढ़ शब्द। और इसी को हम कहेंगे रूढ़ संज्ञा, जो हमने भेद पढ़ा है रूढ़ संज्ञा, इसको हम कहेंगे। तो ऐसा शब्द हो जिसका हम विभाजन न कर सके, यानी विभाजन करें अगर तो उसका कोई अर्थ ना निकले, वह अनर्थ हो जाए। उसका मतलब कोई शब्द का अर्थ नहीं निकले, शब्द होता है तो उसका कोई न कोई अर्थ होगा, तो वह कोई अर्थ उसका ना निकले। जैसे अभी हम एक शब्द ले रहे हैं, जैसे आम शब्द है। क्या शब्द है? आम। अब हम देखिए आम को अगर हम दो पार्ट में अलग अलग कर दें, आ और म कर दें, इसको हमने अगर खंड कर दिया आ धन म, दो खंड कर दिया, तो क्या हमें इसका कोई अर्थ निकल रहा है? इसका कोई अर्थ हमें ध्वनित नहीं हो रहा है, सिर्फ ये क्या हो जा रहा है? एक वर्ण के रूप में रह जा रहा है। इसलिए इसको हम खंड करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ऐसे शब्द जिनका खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले उसको हम क्या करेंगे? रूढ़ शब्द या रूढ़ संज्ञा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम दूसरा लिखते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, वे शब्द जिनका खंड न किया जा सके अर्थात खंड करने पर कोई अर्थ न निकले, वह शब्द क्या होगा? रूढ़ शब्द होगा।
पूर्ण संज्ञा होगा। जैसे आम शब्द है, हमने इसे खंड किया तो इसका कोई अर्थ नहीं निकला। तो अब ये जो होगा, ये आम शब्द क्या हो गया आपका, ये रूढ़ शब्द या रूढ़ संज्ञा हो गया। अब हम आते हैं यौगिक पर। अगला जो है यौगिक। यौगिक यौगिक संज्ञा इसको कह सकते हैं आप, या शब्द। यहां पर दोनों शब्द लिखी जा सकते हैं, ठीक है। यौगिक शब्द वे शब्द जो, वे शब्द जिनका खंड करने पर, खंड करने पर उनका अलग अलग अर्थ निकले, उनका अलग अलग अर्थ निकले, अलग अलग अर्थ निकले, उसको यौगिक शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कहा जाता है या कहते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कहा जाता है, ठीक है। वे शब्द जिनका हम खंड करें, मतलब दो भागों में अगर हम इसको बांट दे रहे हैं, ठीक, तो उसके दोनों जो शब्द हैं उनका अलग अलग अर्थ निकलना चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा, अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो वो किस में हो जाएगा, रूढ़ शब्द में हो जाएगा। और इसमें अंतर यही है कि यौगिक में हम जब इसको विभाजित करते हैं, उनको दो भागों में बांटते हैं, तब वो क्या होता है, उसका दोनों का अर्थ निकलता है। उदाहरण से इसको देखते हैं। उदाहरण जैसे हमने शब्द लिया विद्यालय, विद्यालय, ठीक। अब हम जानते हैं कि विद्यालय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, इसको हम पुनः उसमें बदल सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो ये किससे बना है? विद्या धन आलय। तो यहां पर हमने देखा कि विद्यालय शब्द को हमने दो शब्दों में क्या कर दिया, अलग अलग बना दिया। तो अब इनका जो अलग अलग आया है, टूटने के बाद जो शब्द बने हैं, उनका भी अपना स्वतंत्र रूप से अर्थ होता है। बिल्कुल ध्यान दीजिए, जान लीजिए इसको, बहुत ही सूक्ष्म अंतर है और ये बिल्कुल विशिष्ट अध्ययन है संज्ञा के बारे में। आपको जो बता रहे हैं कि रूढ़ क्या है, रूढ़ में हमने अर्थ जो है अलग अलग कर दिया, अलग करने के बाद उसका अर्थ हमको नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विद्या का अर्थ क्या होता है, ज्ञान, ठीक। और आलय क्या होता है, आलय घर, घर का पर्यायवाची है आलय, ठीक है। इस तरह से ज्ञान का घर, इनका अगर हम विद्यालय का अर्थ करेंगे तो ज्ञान का घर, इसको हमने अलग अलग कर दिया, इसका आराम से हमने विभाजन कर दिया, खंड कर दिया, ये दो भागों में बट गया, विद्या और आलय। तो ये जो इस तरह के शब्द आते हैं वो क्या होंगे, यौगिक शब्द होंगे। इसी तरह से और भी शब्द हैं, जैसे रसोई घर, रसोई घर, ठीक। तो अब इसमें भी हम अलग कर सकते हैं रसोई और घर। रसोई मतलब वह स्थान जहां खाना बनता है, घर अलग अर्थ हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए, यौगिक शब्द हो गए। अब इसके बाद हम आते हैं इस पर, योग पर। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए आराम से, आपको थोड़ा सा समय दे देते हैं, ठीक है। ठीक हो गया होगा। चलिए अब हम किस वेद पर आते हैं, तीसरे पर, योग रूढ़ पर। क्या है, योग रूढ़, योग रूढ़, ठीक। वे शब्द जो योग तो हो रहा है इनका, वे शब्द जिनका योग तो है परंतु वह एक निश्चित अर्थ देता है, एक निश्चित अर्थ देता है, ठीक। उस अर्थ से अलग अर्थ
नहीं देगा। यहाँ पर एक चीज आपको बता दें हम पहले कि रूढ़, रूढ़ शब्द का क्या है, रूढ़ का क्या शाब्दिक अर्थ हो गया, रूढ़। रूढ़ का अर्थ होता है परंपरागत। क्या अर्थ होता है, परंपरागत, मतलब परंपरा से बंधा हुआ है। जो भी चीज परंपरा में बंध जाती है उसको हम कहते हैं रूढ़। रूढ़ियां आपने सुना होगा, सब बहुत बार प्रयोग किया जाता है रूढ़ियां, ठीक है। तो ये क्या है, परंपरागत, यानी वे शब्द जो किसी परंपरा से एक विशेष अर्थ दे रहे हैं वो शब्द रूढ़ शब्द। वो योग तो हैं, यौगिक तो हैं, दो शब्दों से मिलकर बने हैं, लेकिन जैसे हमने यौगिक में देखा था कि दो शब्दों से मिलकर बने हैं, विद्याधन आलय आपको हमने बताया था, तो वो क्या थे, दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा था। लेकिन यहाँ पर जो शब्द आएगा, उदाहरण आएगा, उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। अभी आप देखिए इसको, क्या है उदाहरण, हम इसका देखते हैं। उदाहरण जैसे हमने इसका लिया पंकज, ठीक। पंकज शब्द क्या, दो शब्दों से मिलकर बना है, क्या है, पंक, और इसमें हमने ज जोड़ दिया, ठीक। तो अब ज का मतलब क्या होता है, उत्पन्न, उत्पन्न, उत्पन्न होना या उत्पन्न, ठीक। और पंक का अर्थ होता है कीचड़। दोनों का अलग अलग अर्थ हुआ, लेकिन इन दोनों का मिला के अब हम अगर इसका दोनों का अर्थ अगर जोड़े तो क्या हो जाएगा अर्थ, कि कीचड़ में, कीचड़ में उत्पन्न होना या होने वाला, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, ठीक है। तो अब कीचड़ में या पानी में उत्पन्न होने वाली बहुत सी चीजें हैं, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ जो पंकज शब्द है वो सिर्फ एक अर्थ में जो है रूढ़ हो गया है, इसका अर्थ हो गया है क्या, कमल। क्या अर्थ हो गया है, कमल। ये पंकज शब्द सिर्फ कमल के लिए ही प्रयोग किया जाता है, पर्यायवाची है। और यहाँ पर जो इसका अपना अर्थ दोनों शब्दों का मूल अर्थ था, उसने उस अर्थ को क्या किया, छोड़कर एक नया अर्थ ग्रहण कर लिया है। तो ये शब्द क्या है, योग। योग तो है, लेकिन क्या हो गया, रूढ़ हो गया। परंपरा से इस शब्द का अर्थ जो है उसी में आ रहा है और एक निश्चित अर्थ दे रहा है। कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, पानी में उत्पन्न होने वाला शब्द बहुत सी चीजें हैं, वस्तुएं हैं। शैवाल है, आपका दूब है, या मछली, ये भी पानी में उत्पन्न होती है, पैदा होती है, लेकिन उसके लिए हम पंकज शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। पंकज शब्द सिर्फ किसके लिए, कमल के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह पंकज शब्द कमल के अर्थ में ही विशिष्ट हो गया। क्या, कमल के अर्थ में, कमल के अर्थ में ही ये रूढ़ हो गया है। रूढ़ हो गया मतलब फिक्स हो गया है, इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं फिक्स हो गया है। यानी इसका जब भी पंकज शब्द कहा जाएगा तो उसका क्या होगा, अर्थ जो होगा वो कमल ही निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हो गए, 3 भेद, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो ये शब्द होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं, जब आपको समास पढ़ाया जाएगा तो जो समास का टॉपिक आएगा उस टॉपिक में ये जितने भी योग रूढ़ शब्द होते हैं वो सभी क्या होते हैं, कौन से समास, बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। देख लीजिए, तो सभी योग रूढ़ शब्द, सभी योग रूढ़, सभी योग रूढ़ शब्द बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, उदाहरण होते हैं, ठीक। जितना भी आपको योग रूढ़ शब्द मिलेगा वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। तो ये हमने देखा कि जो संज्ञा का भेद हो गया, क्या, व्युत्पत्ति के आधार पर ये भेद हो गया। अब मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे आधार पर, ठीक। दूसरा आधार हमारा कौन सा है, वो है, एक तो ये व्युत्पत्ति के आधार पर हो गया। अब हम दूसरे आधार की बात करते हैं, अर्थ के आधार पर। दूसरा कौन सा आधार है, दूसरा आधार है दोस्तों अर्थ के आधार पर, अर्थ के
आधार पर। यही आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। परंपरागत जो भेद है इसका संज्ञा का, यही सबसे ज्यादा प्रचलन में है। और परीक्षाओं में संज्ञा अगर पूछी जा रही है, जो इसके भेद आपको हम बताने वाले हैं, संज्ञा के बारे में पूछा जाता है, तो यही वाले भेद जो है आपसे पूछा जाता है। इसमें जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। और ये सबसे ज्यादा आपसे संज्ञा की बात जब पूछी जाती है, तो इन्हीं भेदों के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। देखिए यहाँ पर विशिष्ट बात यह है कि अर्थ के आधार पर 3 भेद होते हैं, ठीक है, 3 भेद होते हैं। लेकिन जातिवाचक संज्ञा में 2 और भेद हो जाते हैं। कुल मिलाकर 5 भेद होते हैं। हम आपको पूरा बता दे रहे हैं। देखिए पहला, इसमें इसको लिखते हैं 2.1, ठीक है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2.2 है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। फिर इसके बाद तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अर्थ के आधार पर यही मुख्य रूप से आपके 3 भेद हैं। फिर इसके बाद कुछ विद्वान, अलग अलग विद्वान हैं, उन लोगों ने 2 और भेद जो है इसमें किए। इसके जातिवाचक संज्ञा में 2 भेद और हैं। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरा इसमें इन्होंने भेद कर दिया समूहवाचक संज्ञा। क्या? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को हम समुदायवाचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा, ठीक। तो अब आप देखेंगे, आपको गाइडों में या किताबों में 5 भेद बता देता है। क्या? सब मिलाकर 5 भेद बता देता है। तो ये वास्तव में दोनों ये इसी के उपभेद हैं। तो इस आधार पर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि संज्ञा के 4 भेद, 3 भेद ना होकर 5, चौथा ये हो गया और ये 5वां ये हो गया। तो कुल 5 भेद संज्ञा के स्वीकार किए जाते हैं, ठीक है। अब परीक्षाओं में आपको आता है संज्ञा का भेद कितना है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। तो आपको कई बार ऑप्शन आपको क्या देगा? 3 भी देगा, 3 भी देगा, 5 भी देगा, 6 भी देगा और 4 भी देगा। ऐसे में आप जो है 5 भेद लगाएंगे तो ये सही माना जाएगा ज्यादा, क्योंकि इनका भी भेद उसमें शामिल कर लिया जाता है। ज्यादातर विद्वानों ने इसको इसी तरह से माना है। लेकिन सही बात क्या है, जो प्रमुखता है कि जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही 2 भेद किए गए हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में देखेंगे कि कौन सा क्या है। तो पहला हम करेंगे क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो अर्थ के आधार पर भेद है, इसका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की क्या है? देखिए, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान या प्राणी का बोध, ठीक है। परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, लिखते चलिए हमारे साथ। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये तो हो गई आपकी परिभाषा, सामान्य परिभाषा कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर विशेष शब्द पर जोर देने की बात है कि ये विशेष व्यक्ति क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसी वस्तु, जो भी मतलब ये नाम लिए गए व्यक्ति, वस्तु या स्थान की, वह वस्तु
वह वस्तु या प्राणी, वह वस्तु या प्राणी या स्थान, वह वस्तु या प्राणी या स्थान इस संसार में, इस संसार में अपनी तरह का एक ही हो, अपनी तरह का, अपनी तरह का एक ही और केवल एक ही हो, एक ही और केवल एक ही हो, एक ही हो। दूसरी कोई चीज उस तरह की ना हो, उस जैसी, उस जैसी दूसरी वस्तु ना, उस जैसी दूसरी वस्तु ना हो। वही क्या है, विशिष्टता उसकी उत्पन्न करती है कि वह वस्तु या प्राणी या स्थान जो इस संसार में है अपनी तरह का एक ही है, एक अकेले वो है, उस तरह की और कोई दूसरी वस्तु ना हो। अब कुछ लोगों के मन में बात होगी, जैसे देखिए कुछ लोग कहेंगे कि क्या सर नाम तो कई नाम हो जाते हैं, एक ही लोग, एक ही नाम के कई लोग हो जाते हैं, लेकिन वह व्यक्ति अपने आप में वह जो है एक ही होता है। तो ये जो चीज होती है विशेषता का बोध कराती है कि यह व्यक्ति जो है इस नाम का या इस स्थान, इस नाम का जो जगह है, स्थान है, या इस नाम का जो प्राणी है वह अपने आप में एक और एक ही है। ठीक है, तो वही जो है बाकी को, ये जो विशेषता है वो नाम ही उसको बाकी अन्य वस्तुओं से अलग करता है। तो अब ये उदाहरण से इसको स्पष्ट कर देते हैं कि कैसे वो विशिष्ट है। तो ठीक है, आइए देखते हैं, हम उदाहरण की बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं, आपने इसको लिख लिया होगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए इसमें जितने भी परिभाषा में चीजें लिखी गई है, सबसे पहली बात हम करते हैं व्यक्तियों का नाम। ठीक है, तो इसमें उदाहरण, बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे, इसके अलग अलग इसमें कैटेगरी है, वर्ग है, किस कई तरह की चीजें आपको इसमें मिलेंगी। यहाँ पर हम कुछ सम्मिलित कर रहे हैं कि क्या क्या जातिवाचक संज्ञा में सम्मिलित है। तो देखिए इसमें है व्यक्तियों का नाम, व्यक्तियों का नाम, व्यक्तियों का नाम। अब जैसे इसमें क्या हो सकता है, किसी भी जीवित प्राणी व्यक्ति का नाम आप लिखें, जैसे आपने लिख दिया महेश, सीता, ठीक है, मंगला, लक्ष्मी, ठीक है, ये क्या है, सामान्य व्यक्तियों का नाम जो हमारे आसपास अपने वातावरण में मिलता है। इस तरह के नाम बहुत से हैं। फिर इसके बाद अब देखिए व्यक्तियों का नाम हो गया। अब जैसे किसी पर्वत का नाम आ गया, ठीक है, पर्वतों का नाम, पर्वतों का नाम। अब पर्वतों के नाम में हिमालय है, हिमालय, ठीक, विंध्याचल है, विंध्याचल, और भी पर्वत है, अरावली है, ठीक है, अरावली। तो ये हम देख रहे हैं कि कैसे विशिष्टता इसमें आ रही है। देखिए हिमालय जो है वो क्या है, एक अपने आप में एक ही हिमालय, पूरी दुनिया में क्या है, एकमात्र हिमालय और दूसरा कोई हिमालय नहीं है। तो ये विशिष्टता उत्पन्न कर रहा है। अगर हम जैसे पर्वत की बात कर रहे हैं तो पर्वत तो कई तरह के हैं, विंध्याचल भी है, ये भी है, ये भी पर्वत है, ये जो आता है जातिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन जब हम हिमालय नाम ले लिए, विंध्याचल ले लिए, अरावली नाम ले लिए इसका, तो वो क्या हो गया, विशिष्ट हो गया, पर्वतों में क्या हो गया, विशिष्ट हो गया। और वो जब विशिष्ट हो गया तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और जब वो समूह में है, एक जैसे है, जैसे पर्वत हमने कह दिया, नदी कह दिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब एक चीज और विशेषता इसमें देखिए कि जो विशिष्टता इसमें आ रही है, हिमालय है तो हम इसको, इसका विभाजन नहीं कर सकते। जैसे पर्वत का हम विभाजन कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे कि ऊंचा पर्वत है, नीचा पर्वत है, मोड़दार है, बलय पर्वत है, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, अलग अलग तरह के भेद हैं। फिर उसी तरह नदियों के भी विभाजन है, ठीक है, तो वो उनका विभाजन कर सकते हैं। लेकिन हिमालय जो है वो अपने आप में एक अकेला है, विशिष्ट है। उसी तरह विंध्याचल पर्वत है जो इसको विशिष्टता प्रदान करता है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह देखिए नदियों का नाम क्या है, नदियों का नाम, नदियों का नाम।
अब इसमें जो भी हमारी जीवनदायिनी नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, ठीक है, कावेरी नदी है, कृष्णा है, ठीक है, ये तमाम नदियां हैं जिनका नॉर्म किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर इसी तरह से हम देखते हैं ग्रह नक्षत्रों के नाम, ग्रह और नक्षत्रों के नाम, ग्रहों या नक्षत्रों के नाम, ये भी क्या आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ग्रह में जैसे हमारी पृथ्वी खुद एक ग्रह है, ठीक है, उपग्रह का भी नाम इसमें आएगा, जैसे चंद्रमा भी एक क्या है, ये उपग्रह है। फिर नक्षत्रों के नाम इसमें आ गया, नक्षत्र जैसे अब आर्द्रा नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र है, ये करते हैं ना, आर्द्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र है, ठीक है, ये तमाम नक्षत्र हैं, इनके भी नाम किसमें आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। फिर इसी तरह से पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम, पुस्तक अगर हम नाम ले रहे हैं तो वो कई तरह की पुस्तकें हो सकते हैं, उसका वर्गीकरण कर सकते हैं, लेकिन जब हम एक विशिष्ट पुस्तक की बात करते हैं, पुस्तकों के नाम में जैसे आप कोई भी पुस्तक ले सकते हैं, रामचरितमानस पुस्तक है, तुलसीदास जी का ग्रंथ है, ठीक है, रामचरितमानस है, यह एक पवित्र ग्रंथ है। फिर इसके बाद कामायनी है, जयशंकर प्रसाद का बहुत ही बढ़िया महाकाव्य है ये, ठीक है, गोदान है, प्रेमचंद का उपन्यास है, किसान त्रासदी की बात इसमें की गई है, बहुत ही बढ़िया उपन्यास है। तो ये जो नाम है ये विशिष्ट बना रहे हैं कि ये किताब अपने आप में क्या है, अकेले का मायने है, गोदान भी अकेले है और रामचरितमानस भी एक अकेले है, विशिष्ट है पुस्तकों में। तो ये जो है नाम इसका है, दूसरे कोई और का मायने की किताब इसमें नहीं है, पूरी दुनिया में एक ही, गोदान भी एक ही है, रामचरितमानस भी एक ही। हाँ, ये अलग बात है कि आपको इसके अलग अलग संस्करण बाजार में उपलब्ध है, ये नहीं कि किसी दुकान पे गए और भैया हाँ अरे साहब यहाँ तो 10 तो रखा हुआ है का मायने, रामचरितमानस 10 तो रखा हुआ है, ये कैसे हुआ, नहीं है, तो वो एक ही रामचरितमानस ही है, उसके संस्करण अलग अलग है, फोटोकॉपी है, ठीक है, तो ये संस्करण अलग अलग होगा, लेकिन है वो क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। फिर इसी तरह से हम दिनों और महीनों के नाम की बात करते हैं, दिनों या महीनों के नाम, दिनों या महीनों के नाम भी आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में मिलेंगे। अब दिन की बात, जैसे कोई भी सप्ताह में कितने दिन है, 7 दिन है, तो सभी दिन का अलग अलग जो नाम होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगा। फिर इसके बाद हम करते हैं महीनों के नाम। अब देखिए महीने में क्या है, हिंदी कैलेंडर भी है, अंग्रेजी का भी कैलेंडर हमारे सामने रहता है, उर्दू का भी है, तो सभी में जो महीने उनका कोई भी नाम हो गया। अब जैसे हम पहले अंग्रेजी का ले रहे हैं, मान लीजिए हमने ले लिया फरवरी है, जनवरी है, ठीक है, अभी ये जनवरी का महीना चल रहा है। फिर इसी तरह से हम हिंदी कैलेंडर की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, चैत बैसाख जेठ अषाढ़, कोई भी हमने नाम इसमें ले लिया, ठीक है, माघ है, ठीक है, माघ है, पूष, इसको पूष, पौष भी पौष कहा जाता है, लेकिन इसको आमतौर पे पूष भी कह देते हैं, ठीक है, माघ है, पूष। इसके बाद फिर आ जाता है क्या, रमजान का महीना, क्या है, रमजान का महीना आता है। तो ये जो है इस्लामिक कैलेंडर में महीना जो है रमजान का महीना, तो ये जो नाम आ गए ये विशिष्ट नाम है महीने के, तो ये जो है सभी इसमें हो गए, ठीक है। तो अब जो है हम आगे और दूसरे देखते हैं और किस तरह के नाम है। व्यक्तियों का नाम आपका हो गया, ये हो गया। इसी तरह से किसी स्थान का नाम हम बात करते हैं, ठीक है, कौन सा नाम, स्थान का नाम। अब देखिए जैसे इसमें इतनी चीजें हो गई थी, स्थानों का नाम, स्थानों का नाम। अब इसमें स्थानों का नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे भारत एक देश है, ये भी एक स्थान है, जगह है, भारत है। फिर उसके अंदर है लखनऊ है, प्रयागराज है, पटना है, ठीक है। तो ये सभी नाम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसी तरह से स्थानों में हम विभिन्न देशों का नाम भी लिख सकते हैं, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। नदियों का नाम हो गया, पर्वतों का नाम हो गया। और देखिए समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का नाम, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, एवं
पत्रिकाओं का नाम, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, पत्रिकाओं का नाम। अब समाचार पत्र आप सभी लोग पढ़ते होंगे, क्या है? दैनिक जागरण है, दैनिक जागरण, दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, आप पढ़ते हैं रोज, अमर उजाला। और भी हैं पत्र हैं आपको, ये तो न्यूज़पेपर हैं जो रोज छपने वाले हैं, दैनिक वाले हैं। फिर इसके बाद पत्रिकाएं हैं, छपती हैं, कुछ साहित्यिक पत्रिकाएं हैं, देखिए जैसे हंस पत्रिका है, नया ज्ञानोदय है, नया ज्ञानोदय, ये पत्रिकाएं हैं। ये भी नाम जो है इनका व्यक्तिवाचक संज्ञा में, वागर्थ है, ठीक है, ये सभी पत्रिकाएं जो है। इसके अलावा अंग्रेजी में भी पत्रिकाएं आती हैं, समाचार पत्र आते हैं, जैसे इंडिया टुडे है, इंडिया टुडे, ये नाम, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं और पत्रिकाएं हैं इसमें, तो ये नाम जितने भी हैं पत्र पत्रिकाओं के नाम, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह से आपका संस्थाओं या सड़कों का नाम, अगर विभिन्न जगहों पर हम जाते हैं, देखते हैं कि सड़कों का नाम रखा गया है, सड़कों का नाम, ठीक, एमजी रोड, एमजी रोड, ठीक है। फिर क्या है? नेहरू रोड, इस तरह के नाम रख दिए जाते हैं, नेहरू रोड। तो ये जो नाम है, ये इस नाम का जो रोड है वही विशिष्ट है, विशिष्टता बना दिया, जैसे उसका नाम रख दिया गया कि यह रोड ये है, वो विशिष्ट हो गया। तो इस तरह के जो नाम आ गए वो भी क्या आ गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गए। इसी तरह से और जो तमाम संस्थाएं हैं उनका भी नाम हो गए, तो क्या है? सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जितने भी चीजें हैं इस संसार में अस्तित्व है उनका, कुछ न कुछ उनका स्पेशल नाम है। तो जो विशिष्ट नाम है, जो विशेषता उसमें पैदा करे, वो अपने आप में एक और अकेले हो, वो होगा क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपने इसे लिख लिया होगा। अब हम अगले उस पर आते हैं, जातिवाचक संज्ञा। एक चीज और इसमें है, तो जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी कभी जो है जातिवाचक संज्ञा में भी प्रयोग कर ली जाती है, तो अभी हम उसको जातिवाचक में ही आपको बता दे रहे हैं किस तरह से। दूसरा इसका जो भेद है क्या था? वो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक। पहले हम इसकी परिभाषा देख रहे हैं, फिर इसकी बात करते हैं, ठीक है। वे शब्द जो या जिससे, दोनों बात कर सकते हैं, जो या जिससे, जिससे एक ही प्रकार की वस्तुओं, एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों, एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों का बोध हो या पता चले, वो क्या है? वे शब्द जो या जिससे एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में दोनों में क्या अंतर है, विशिष्ट अंतर है, वो आपको यहाँ पर स्पष्ट होगा कि वे शब्द जिससे एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जब हमने संज्ञा की परिभाषा लिखा था, तो जो उसकी मूल परिभाषा थी, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को हम क्या करते हैं? संज्ञा कहते हैं। वही परिभाषा हम देख रहे हैं, सभी परिभाषा में जो संज्ञा के भेद हैं उसमें घूम फिर के आ रही है। क्या? वे शब्द जिससे एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों
या भावों भी शब्द इसमें जुड़ जाएगा। स्थानों, व्यक्तियों, भावों का बोध हो वो जातिवाचक संज्ञा, उसे हम कहते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा होती है। एक ही प्रकार का मतलब कि वो उसमें एक जैसा गुण दिखाई दे। जैसे अब देखिए उदाहरण से हम इसको स्पष्ट कर रहे हैं। उदाहरण जैसे इसमें क्या क्या सम्मिलित हो सकता है, जैसे गाय कहा गया, ठीक, गाय हो गया, मनुष्य हो गया, गाय है, मनुष्य है, ठीक है। इसके अलावा हमने कह दिया बालक कह दिया, ठीक है, बालक कह दिया, या इसको लड़का भी कह सकते हैं, या लड़की हमने कह दिया, चलिए दूसरे में लड़की ले रहे हैं। तो ये शब्द जो है ये सिर्फ एक गाय का बोध नहीं करा रहे हैं, बहुत सी गायें हैं वो सभी का बोध करा रहे हैं कि एक जैसे दिखने वाले, वाह्य रूप से, रंग रूप से वो एक जैसे दिखते हैं, इसलिए वो उनकी एक विशिष्ट जाति हो गई कि ये इस तरह की जो चीजें दिखेंगी उसको क्या कहा जाएगा, गाय कहा जाएगा, ठीक है। अब उसमें काली गाय भी है, पीली भी है, चितकबरी गाय भी आती है, ठीक है, सफेद भी आती है, तो कई तरह की गायें हैं, लेकिन उसमें एक विशिष्ट गुण है जो उन सबको एक ग्रुप में, एक उसमें रख रहा है, उसको हम कहते हैं एक जाति में रख रहा है, ठीक है। ग्रुप में अगर रखेंगे तो वो समूहवाचक हो जाएगा, फिर उसकी भी बात हम करेंगे। तो देखिए गाय हो गया, फिर मनुष्य। मनुष्य सिर्फ एक व्यक्ति का बोध नहीं करा रहा है, इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं सबका, पूरी मनुष्य जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। उसी तरह से पशु पक्षी, ठीक है, पशु पक्षी। तो अब इसमें पशु पक्षी में भी जो नाम इनके अलग अलग, जैसे हो गए शेर है, ठीक है, और चीता है, तेंदुआ, ये क्या, अब शेर शब्द कहा गया तो वो समस्त शेरों का, शेर जाति का बोध करा रहा है। चीता कहा गया तो वो क्या है, चीता जाति का बोध करा रहा है। तो इस तरह के जो शब्द हो गए इसमें क्या हो गए, ये सभी जातिवाचक हो गए, एक जैसी चीजों का जो बोध करा रहे हैं उनको क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या इसमें आ सकता है, जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। इसको आपने नोट कर लिया होगा, ये भी आप नोट कर लीजिए। इनका उदाहरण जो है गाय, मनुष्य, बालक, लड़की, पशु पक्षी, और भी उदाहरण इसमें हम आपको अभी बताने जा रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए तब तक, ठीक है। हाँ देखिए, फिर से आपका स्वागत है। अब इसमें क्या होगा, उदाहरण किस तरह की चीजें आएंगी, जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या समाहित है, ठीक है। उदाहरण ये अभी हम चल रहे हैं कि इसके अंतर्गत, जातिवाचक संज्ञा में परिभाषा तो आप लिख चुके हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, देखिए इसको चेंज कर देते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, पशु पक्षी, मनुष्य, ठीक है, स्थान, पशु पक्षी, मनुष्य, स्थान, व्यवसाय, व्यवसायों का नाम, इसमें जो है व्यवसायों का नाम, व्यवसायों का नाम में जैसे क्या, देखिए आपने क्या किया, अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो अध्यापक शब्द जो आ गया, जो व्यवसायिक पद हैं या व्यवसाय का नाम है, व्यवसायिक पद हैं जो, वो क्या हो गए, अध्यापक। आप इसको व्यवसायिक पदों का नाम करिए, ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हैं आप। व्यवसायिक पद लिखिए, व्यावसायिक पदों का नाम, ठीक है, व्यवसायिक पदों का नाम, ये अध्यापक हो गया। इसी तरह से डॉक्टर शब्द है, ये डॉक्टर जो है वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं। फिर है इसके बाद लुहार है, सुनार है, ठीक है, ये सभी क्या है, एक पद है, व्यवसाय है इनका, ठीक है। तो ये क्या आता है, ये सभी जातिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। पशु पक्षी में जो भी आपने नाम ले लिया, ठीक है, ये आ गए सभी जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। अब देखिए किसी जातिवाचक संज्ञा में, हमने पीछे व्यक्तिवाचक संज्ञा में था, उसको वहां पर नहीं बताया गया, यहाँ पर बताया गया। कई बार क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको इससे लिखना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। क्या, देखिए
व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग, जातिवाचक के रूप में प्रयोग कैसे होता है प्रयोग। ठीक है, परिभाषा में स्पष्ट था कि एक जैसी चीजें जो है जिनका गुण जो है एक हो, एक समान दिखने वाली चीजें वो क्या होती हैं, जातिवाचक होती है। अब जैसे यहां पर एक उदाहरण है, भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, ठीक नहीं है। अब यहां पर देखिए एक शब्द यहां पर आया है जयचंद, जयचंदों की कमी नहीं है, तो ये किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, ये किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक, लेकिन है क्या, नाम है तो इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसको होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। जयचंद शब्द कहने से एक अलग अर्थ का बोध होता है, क्या, अलग अर्थ का बोध होता है, अलग अर्थ का बोध होता है। वो अलग अर्थ क्या है, जयचंद की कहानी आपको पता होगी कि इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या किया था, धोखा किया था, तो यहाँ अलग अर्थ क्या हो जाता है, यहाँ पर धोखेबाजी, धोखेबाजी। तो यही जो गुण है इसको एक अलग जात में बना लेता है कि धोखेबाजी जो है एक गुण हो गया, जो उस जात के लोग हैं कि भारत में धोखा देने वालों की कभी भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या कहा गया, जयचंद कहा गया। ठीक, इसी तरह से और देखिए दूसरा उदाहरण है, क्या है, वह तो विभीषण है, वह तो विभीषण है। अब अगर हम इसको व्यक्तिगत रूप से देखें तो विभीषण क्या है, रावण का भाई है, उसका नाम है, छोटा भाई है, और होना क्या चाहिए, इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा होना चाहिए, लेकिन नहीं, विभीषण ने किया क्या, उसने क्या किया, अपने भाई का भेद जाकर किसको बताया, श्री रामचंद्र जी को बताया। यहाँ पर जो अलग अर्थ ध्वनित हो रहा है विभीषण का, क्या अलग अर्थ है, अलग अर्थ क्या है, घर का भेदी, मुहावरा भी आपने पढ़ा है क्या, घर का भेदी लंका डाले, ठीक है, तो वो जो घर का भेदी है वो क्या है, विभीषण है, जो घर की बात आपको बता दे रहा है वो क्या है, विभीषण है। तो यहाँ पर अब ये विभीषण शब्द जो इस वाक्य में अगर प्रश्न आ रहा है कि विभीषण शब्द यहाँ कौन सी संज्ञा है, तो आप इसको व्यक्तिवाचक नहीं लगाएंगे, क्या बताएंगे, ये जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा कि ये जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में किस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है वो जातिवाचक के रूप में प्रयोग होती है। ठीक है, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेषण के रूप में भी प्रयोग हो जाती है। जैसे एक और उदाहरण आप इसे लिख लिए होंगे, एक और उदाहरण है, हम इसको लिख दे रहे हैं, हाँ, जैसे कहते हैं हम किसी व्यक्ति के लिए कहते हैं, अगला उदाहरण तीसरा है कि आइए गांधी जी, क्या हम बोलते हैं, आइए गांधी जी, आइए गांधी जी। ठीक, ये वाक्य हम बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में गांधी जी को तो हम नहीं बुला रहे हैं, वह व्यक्ति जिसको हम बुला रहे हैं, जो उसको बुला रहे हैं वो क्या है, उसके अंदर गांधी जी जैसा गुण है, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, गांधी जी कर दिया। तो गांधी जी एक जात के रूप में यहाँ प्रयोग हो गए, क्या, उनका जो गुण है वो गुण जो है गांधी जी का गुण, गांधी जी का गुण एक जात के रूप में, यानी इस तरह का गुण जिसके अंदर है वह व्यक्ति क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा में उसको कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा और
जातिवाचक संज्ञा। एक बार थोड़ा सा हम आपको और अंतर बता दे रहे हैं। जैसे देखिए नाम लिया गया तुलसीदास, क्या नाम है? तुलसीदास, ठीक है। ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। और अगर हमने यहीं पे कह दिया तुलसीदास क्या है? एक कवि है। अगर हमने कवि कह दिया तो कवि शब्द कहने से कवियों का, कई लोग कवि हो सकते हैं, उनका बोध हो गया, तो वो हो गया क्या? जातिवाचक संज्ञा। कवि शब्द जो हो गया वो जातिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक। इसी तरह से हमने कह दिया क्या? सीता शब्द कह दिया, क्या? सीता, सीता नाम है जो विशिष्ट है, वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। सीता क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। और अगर हम इसे कहें कि वह महिला बैठी है, ठीक है, हमने महिला या स्त्री कह दिया, तो अब यहाँ पर ये दोनों शब्द क्या हो गए? जातिवाचक संज्ञा हो गए, ठीक है। तो दोस्तों अब हमने आज जो है हमारा ये वीडियो यहीं तक रहेगा। आज हमने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा, इसके अलावा संज्ञा के हमने भेद देखे। अब जो है अगला जो इसका है संज्ञा के बारे में और जो है वो हमें अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगला वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।